अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और जहाँ भी होंगे खुश ही होंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है हमारे सिंपल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स के ऊपर। और इसमें हम आज क्या पढ़ने वाले हैं, मोशन ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स, काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स बेस्ड ऑन काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ लिक्विड में से हम पहले वंडर वाल फोर्सेस पढ़ेंगे, फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 4 का क्लास 11 का चैप्टर नंबर 4 यानी लिक्विड का शुरुआत कर चुके हैं, और इसमें हम फर्स्ट लेक्चर में हम डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड पढ़ चुके हैं, कंप्रेशन ऑफ लिक्विड पढ़ चुके हैं और एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड पढ़ चुके हैं। आप लोग अगर चाहे तो वो लेक्चर 01 क्लास 11 चैप्टर 4 हमारी केमिस्ट्री पर आप देख सकते हैं। और आज जो हमारा ये लेक्चर है ये लेक्चर नंबर 2 है चैप्टर नंबर 4 से क्लास 11 का, अकॉर्डिंग टू आवर MDCAT सिलेबस ऑफ 2025। तो चलो शुरुआत करते हैं विद द नेम ऑफ अल्लाह अलमाइटी। कहाँ से? मोशन ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल से। ये क्या होता है? मोशन ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स किस तरह हरकत करते हैं। तो हमारे जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी है वो कहती है, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, liquid molecules are in constant and random motion। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो कांस्टेंट और रैंडम मोशन में होते हैं। मतलब एक तो ये कि मुस्तकिल तौर पर हरकत करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। ये एक यहाँ से यहाँ आ जाता है, फिर यहाँ से यहाँ चला जाता है, लेकिन ये स्ट्रेट या एक रेगुलर मूवमेंट नहीं करते। कहीं यानी इसकी डायरेक्शन कहीं भी हो सकता है, आगे पीछे ऊपर नीचे लेफ्ट राइट कहीं भी इसकी डायरेक्शन हो सकती है। एक तो ये कि ये कॉन्स्टेंटली मोशन में होते हैं, दूसरी ये कि ये रैंडम मोशन में होते हैं। मतलब इसकी डायरेक्शन फिक्स नहीं होती। किसी कंटेनर में अगर हम लिक्विड की मॉलिक्यूल को देख लें तो यहाँ पर लेट्स सपोज ये एक लिक्विड का मॉलिक्यूल है, ये इस कंटेनर में इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी आ सकता है, राइट में भी जा सकता है, लेफ्ट में भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है, और इस डायरेक्शन में भी जा सकता है, इस डायरेक्शन में भी जा सकता है। तो लिक्विड के मॉलिक्यूल की जो मूवमेंट होती है वो क्या होती है? रैंडम भी होती है और कांस्टेंट भी होती है। लेकिन अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी वो हम ये समझाती है कि लिक्विड के मॉलिक्यूल के बीच क्या होती है? एक स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। ये है हमारे पास स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू लिक्विड मॉलिक्यूल्स। और इस स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से हमारे पास जो मूवमेंट होती है, मूवमेंट ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स, वो क्या होती है? स्लो होती है एज कम्पेयर टू गैस के मॉलिक्यूल्स। अगर हम गैस के मॉलिक्यूल की स्पीड देखें और लिक्विड के मॉलिक्यूल की स्पीड देख ले तो गैस के मॉलिक्यूल की स्पीड ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू लिक्विड के मॉलिक्यूल की स्पीड के मूवमेंट के, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल के बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं होता, वो एक दूसरे से काफी ज्यादा दूर होते हैं, वो मूवमेंट के लिए फ्री होते हैं। यहाँ एक तो ये कि लिक्विड के मॉलिक्यूल के बीच स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, और दूसरा ये कि लिक्विड के मॉलिक्यूल से बड़े बड़े होते हैं, इस वजह से इनके बीच स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी है। दूसरा ये कि इनके बीच स्पेस, एम्प्टी स्पेस कम होता है, जिसकी वजह से लिक्विड के मॉलिक्यूलों को फ्रीली मूवमेंट करने का मौका नहीं मिलता। तो ये हो गई हमारे पास मोशन ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स। दूसरी बात कि यानी ये हम कल 3 प्रॉपर्टी पढ़ चुके थे, तो ये हमारे पास 4th सिंपल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, और ये वाला हो गई 5th सिंपल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी ऑफ liquid molecules based on kinetic molecular theory। तो kinetic molecular theory कहते हैं कि हमारे पास जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके बीच क्या होता है? स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। क्या होती है? स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ मॉलिक्यूल, ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स। लिक्विड के मॉलिक्यूल का साइज गैस के मॉलिक्यूल की निस्बत ज्यादा होता है, बड़ा होता है। इस वजह से ये क्या होती है? यहाँ पर स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करती है, जिसकी वजह से लिक्विड के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? वो लेसर होती है। ये लेसर होती है देना गैस के मॉलिक्यूल से काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल से कम होती है। क्यों? क्योंकि इनके बीच स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से ये हरकत करने के लिए फ्री नहीं होते हैं। एक तो ये कि इनके बीच स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दूसरा ये कि
इनके बीच एम्प्टी स्पेस कम है, जिसकी वजह से इनको फ्री मूवमेंट करने का मौका नहीं मिलता। तो इस वजह से इन दोनों फैक्टर्स को कंबाइन करके ये रीजन बन जाता है लिक्विड के मॉलिक्यूल की लेस काइनेटिक एनर्जी की। और यहाँ से आप ये नोट कर सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है लिक्विड के मॉलिक्यूल की, वो डायरेक्टली डिपेंड करती है टेम्परेचर पर। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो लिक्विड के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और फिर इनका कोलिजन भी ज्यादा होगा। लेकिन अगर टेम्परेचर कम है तो लिक्विड के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी और फिर इनमें कोलिजन, यानी दो मॉलिक्यूल के बीच जो कोलिजन होगा, ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल के साथ जब टकराएगा इसको हम क्या कहते हैं, कोलिजन। ये मॉलिक्यूल जब इस मॉलिक्यूल के साथ टकराएगा तो इसको हम क्या कहते हैं, कोलिजन। ये कोलिजन क्या होगा, लिक्विड के मॉलिक्यूल के बीच कम होगा अगर काइनेटिक एनर्जी कम है, और ये कोलिजन ज्यादा होगा अगर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है टेम्परेचर पर, तो अगर टेम्परेचर कम है तो कोलिजन कम होगा, टेम्परेचर ज्यादा है तो कोलिजन ज्यादा हो गया। ये हो गए हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स बेस्ड ऑन काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। इसके बाद हम हमारा 6th प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, सिंपल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स, जो कि क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। यहाँ से मैं इन दोनों को मिटाता हूँ। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, याद रखें कि कुछ लोग कहते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक होते हैं वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में आईएमएफ से क्या अहस करता हो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, और दूसरा होता है स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, और कुछ लोग कहते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो दो टाइप्स में पर मुश्तमिल होता है। एक को हम कहते हैं वंडरवाल फोर्सेस, वंडरवाल्स फोर्सेस, और दूसरा जो होता है वो हमारे पास होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये जो वंडरवाल फोर्सेस होते हैं वो वीक फोर्सेस होते हैं, और स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। तो आप इस तरह भी कह सकते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैव टू टाइप्स, वंडरवाल फोर्सेस एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। या इस तरह भी कह सकते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैव टू टाइप्स, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। और फिर जो लोग इसको इस तरह क्लासिफाई करते हैं फिर वो इन दोनों को क्या कहते हैं कि दीज आर वंडरवाल फोर्सेस। इन दोनों, चाहे वो वीक है या स्ट्रॉन्ग है, दोनों को वो क्या कहते हैं कि ये वंडरवाल फोर्सेस हैं। तो आप लोगों के पास ये दोनों इंफॉर्मेशन आ गई कि हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, वीक भी हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं। या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हमारे पास एक वंडरवाल फोर्सेस है और एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। वंडरवाल फोर्सेस की फिर हमारे पास 5 टाइप्स है। एक को हम कहते हैं आयन डाइपोल, आयन डाइपोल इंटरेक्शन, और एक होता है हमारे पास डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। एक होता है हमारे पास आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, और फोर्थ वन जो होता है वो क्या होता है, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। एक होता है हमारे पास इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। तो ये 5 टाइप्स ऑफ वंडरवाल फोर्सेस होते हैं। हमारे पास वंडरवाल फोर्स जो है वो मजीद 5 टाइप्स पर मुश्तमिल है, और जो हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो इसके भी मजीद हमारे पास 2 टाइप्स है। एक को हम कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड या बॉन्डिंग, और दूसरे को हम कहते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर? तो ये हो गए हमारे पास थोड़ा सा डिस्कशन अबाउट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। आप लोग ये नोट करिए, टाइप्स नोट करिए, फिर इसको हम एक एक को नंबर वाइज से डिस्कस करते हैं। आज जो हमारा मेन टॉपिक है इस लेक्चर का वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। बाकी जो 2 टॉपिक्स है, मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड काइनेटिक एनर्जी बेस्ड ऑन काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, वो सिंपल से और छोटे छोटे टॉपिक थे। बेसिकली आज के लेक्चर का जो मेन एसेंस है वो ये वाला
लेक्चर है इंटरमोलिकुलर फोर्स। तो याद रखें है कि हमारे पास मोलिकुलर फोर्सेस जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। मोलिकुलर फोर्सेस हमारे पास दो तरह के होते हैं। मोलिकुलर फोर्सेस एक होता है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस या इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस, इसको हम क्या कहते हैं इंट्रा। एक होता है हमारे पास इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस। इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस जैसे यानी मॉलिक्यूल के अंदर, इसको आप क्या कह सकते हैं द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन विद इन अ मॉलिक्यूल। जैसे कि आपके पास ये एक वाटर का मॉलिक्यूल है, ये वाटर का मॉलिक्यूल है, तो इनके बीच यानी ये एक मॉलिक्यूल है और मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स है, एटम्स के बीच जो अट्रैक्शन है, जैसे कि ये वाला ये हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड है। तो ये कोवेलेंट बॉन्ड, जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, ये हमारे पास एग्जांपल है इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस के। और दूसरा जो होता है उसको हम कहते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस में जरा देख लो कि ये राइटिंग सही आ रही है। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो है, जरा इस पेन में इंक डालें। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो है इसको आज हम डिस्कस करना है। और ये आप लोगों को मैंने बता दिया, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस यानी दो मॉलिक्यूल्स जो हो गए, जैसे कि वाटर का एक मॉलिक्यूल है, दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल है, अब इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा इसको हम क्या कहते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। जैसे कि हमारे पास एक NH3 गैस का मॉलिक्यूल है, दूसरा NH3 का मॉलिक्यूल है, और इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा इसको हम क्या कहते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। और एक मॉलिक्यूल के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, जैसे कि कोवेलेंट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है, इसको हम क्या कहते हैं इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस। तो चले देखते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। दूसरी बात ये याद रखें कि ये जो इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस है दे आर वेरी स्ट्रॉन्गर देन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है, क्योंकि इनकी जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होती है 200 किलो जूल पर मोल से लेकर 200 किलो जूल पर मोल से लेकर 400 किलो जूल पर मोल तक का होती है। जबकि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की जो बॉन्ड एनर्जी होती है, इनकी जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो अप्रॉक्सीमेटली बराबर होती है 2 किलो जूल पर मोल से लेकर 40 किलो जूल या 40 किलो जूल पर मोल तक इनकी बॉन्ड एनर्जी होती है। तो जरा देख ले इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ काफी स्ट्रांग है और इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक है। सो इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस आर वेरी स्ट्रॉन्गर देन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। अब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस में से हम पहले पढ़ने वाले हैं वैन डर वाल्स फोर्सेस। वैन डर वाल्स फोर्सेस, और वैन डर वाल्स फोर्सेस की बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है, बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड एनर्जी, इनकी जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो कहाँ से होती है 2 किलो जूल पर मोल से लेकर 2 किलो जूल पर मोल से लेकर 8 किलो जूल पर मोल तक इनकी बॉन्ड एनर्जी होती है। ये काफी वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। इनमें जो नंबर 1 है हमारे पास वो क्या है आयन डाइपोल इंट्रैक्शन। आयन डाइपोल इंट्रैक्शन क्या होता है, हम हर एक टाइप को एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। वैन डर वाल्स फोर्सेस में से जो नंबर 1 हमारा फोर्स है या इंट्रैक्शन है वो क्या है आयन डाइपोल इंट्रैक्शन। अब इनमें एक आयन होगा, लेट सपोज हमारे पास क्या है सोडियम प्लस है, और एक डाइपोल होगा। डाइपोल किसे कहते हैं, एक पोलर मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं डाइपोल। जैसे कि ये एक पोलर मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, सो दिस इज अ डाइपोल। ये एक क्या है डाइपोल है, क्योंकि इनके ऊपर दो पोल है, एक पॉजिटिव पोल और एक नेगेटिव पोल। और ये हमारे पास क्या है आयन है, और यहाँ हमारे पास एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो सकता है। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं आयन डाइपोल इंट्रैक्शन। आयन डाइपोल इंट्रैक्शन, दिस इज कॉल्ड आयन डाइपोल इंट्रैक्शन। जैसे कि एक और एग्जांपल आप ले सकते हैं, एग्जांपल नंबर 1 और एग्जांपल नंबर 2 में आप ले सकते हैं। जैसे कि आपके पास क्लोरीन नेगेटिव है और इसका बॉन्ड बन जाए HBr के साथ, तो दिस इज ए डाइपोल। ये हमारे पास क्या है एक डाइपोल है और ये एक आयन है, दिस इज अ डाइपोल। तो यहाँ पर एक इंट्रैक्शन क्रिएट हो सकते हैं क्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच, जिसको हम क्या कहते हैं आयन डाइपोल इंट्रैक्शन। ये हमारे पास क्या हो गई आयन डाइपोल इंट्रैक्शन। क्लियर है। अब हम आगे जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। मैं इसको मिटा दो। सेकंड जो हमारे पास टाइप है वैन डर वाल्स फोर्सेस का, उसको हम क्या कहते हैं डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन।
अब जरा देख ले, इसमें डिपोल डिपोल की बात हो गई है, यहाँ पर आयन डिपोल की बात हो गई थी, तो एक आयन था और एक डिपोल था, तो यहाँ पर 2 डिपोल होने चाहिए, डिपोल और डिपोल के बीच बॉन्ड होगा। तो लेट्स सपोज हमारे पास ये एक एग्जांपल 1 हम लेते हैं, HCl, ये एक डाइपोल है, ये पार्शियल नेगेटिव पोल और ये पार्शियल पॉजिटिव पोल। HCl एक पोलर मॉलिक्यूल होता है। एक और HCl हम लेते हैं, तो ये भी एक डाइपोल है, दिस इज अ डाइपोल एंड दिस वन इज अनदर डाइपोल। तो इस डिपोल के पार्शियल नेगेटिव पोल और इस डिपोल के पार्शियल पॉजिटिव पोल में क्या क्रिएट हो सकता है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो सकता है, जिसको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहेंगे। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में से इसका नाम क्या है, डिपोल डिपोल इंटरेक्शन। और इसको हम क्या कहते हैं, डिपोल डिपोल इंटरेक्शन, DDI, डिपोल डिपोल इंटरेक्शन। सिमिलरली एक और एग्जांपल आप ले सकते हैं, HBr और HBr। यहाँ पर ये पार्शियल नेगेटिव पोल, पार्शियल पॉजिटिव पोल, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। तो इस मॉलिक्यूल के पार्शियल नेगेटिव पोल और इस मॉलिक्यूल के पार्शियल पॉजिटिव पोल के बीच इंटरेक्शन क्रिएट होगा, जिसको हम कहेंगे डिपोल डिपोल इंटरेक्शन। ये क्या हो गई, डिपोल डिपोल इंटरेक्शन, डिपोल डिपोल इंटरेक्शन। तो ये हो गई हमारे पास सेकंड टाइप ऑफ वैन डर वाल्स फोर्सेस। थर्ड जो हमारे पास टाइप है वैन डर वाल्स फोर्सेस का, वो क्या है कि आयन induced dipole interaction, ion induced dipole interaction। तो यहाँ पर हमारे पास एक आयन होगा, लेट्स सपोज हमारे पास सोडियम प्लस है, एग्जांपल 1 हम लेते हैं, और एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा, जैसे है हमारे पास क्या है, H2 का मॉलिक्यूल है, H2 का यानी हाइड्रोजन गैस का एक मॉलिक्यूल है। अब आपको पता है कि दिस इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ये क्या है, हमारे पास एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है, जो नॉन पोलर होता है तो वो डाइपोल नहीं होता। और ये हमारे पास एक आयन है, तो इस आयन के ऊपर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है, एक हाइड्रोजन और दूसरे हाइड्रोजन में जो कोवेलेंट बॉन्ड में एक दूसरे के साथ शेयर किए हैं, ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन हमारे सोडियम प्लस की तरफ क्या शुरू करेंगे, अट्रैक्शन शुरू करेंगे। सोडियम प्लस की तरफ इनकी अट्रैक्शन शो होगी। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बिल्कुल बीच में होते हैं, लेकिन इधर जब वो सोडियम प्लस को देखेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन हमारे पास इस हाइड्रोजन की तरफ मूव करना शुरू करेंगे, यानी हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन के बिल्कुल करीब हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि इस हाइड्रोजन के साथ सोडियम प्लस बहुत करीब है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ इस हाइड्रोजन के बहुत करीब आ जाएंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन का था, दूसरा इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन वाला आ गया बहुत करीब इसके, तो इसके ऊपर थोड़ा सा पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, और इसके ऊपर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज, जिसको हम कहते हैं पार्शियल पॉजिटिव। तो ये पहले तो पोलर नहीं था, पहले नॉन पोलर था, लेकिन इस आयन ने इसको इंड्यूस करके डिपोल बना दिया। ये पहले पोलर नहीं था, ये पहले नॉन पोलर था, लेकिन अब क्या बन चुका है, डिपोल बन चुका है, क्योंकि इसके ऊपर एक पार्शियल पॉजिटिव पोल और एक पार्शियल नेगेटिव पोल क्रिएट हो चुका है। किस तरह, इस आयन ने इसको इंड्यूस करके डिपोल बना दिया, इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके इसमें ये प्रोसेस कर दी कि इसको पार्शियल नेगेटिव कर दिया और इसको पार्शियल पॉजिटिव। सो अब क्या होगा कि ये यहाँ पर यानी हमारे पास ये अब अगर मैं इसको सिंपल से फिर से लिख दो, ये हमारे पास क्या था, एक H2 का मॉलिक्यूल था, ये नॉन पोलर था, ये क्या था, नॉन पोलर था, ये क्या था, हमारे पास एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल था। लेकिन जब इसने सोडियम प्लस को देखा तो इसके इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, तो हमारे पास क्या हुआ कि सोडियम प्लस के करीब हमारे हाइड्रोजन ने क्या शो किया, पार्शियल नेगेटिव चार्ज शो किया, और इसने पार्शियल पॉजिटिव चार्ज शो किया। तो ये तो आयन था और ये डाइपोल बन गया, किसने बना दिया, इस आयन ने, तो इसलिए हम इसको कहते हैं आयन। और ये डाइपोल नहीं था, ये इंड्यूस डाइपोल है, ये अभी इंड्यूस होके डाइपोल बन चुका है, आयन इंड्यूस डाइपोल। ये खुद तो डाइपोल नहीं था, किसी ने बना दिया है, तो जो किसी और की वजह से बन जाए उस डाइपोल को हम क्या कहेंगे, इंड्यूस डाइपोल। और ये किसने बना दिया, ये एक आयन ने। अब इनके बीच क्या क्रिएट होगा, यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होगा, जिसको हम कहेंगे आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन। एक आयन ने क्या किया, इसको इंड्यूस करके डाइपोल बना दिया, और फिर इन डाइपोल और आयन के बीच अट्रैक्शन क्रिएट हो गई, तो इसको हम क्या कहते हैं, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन। क्लियर है, ये थी हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ वैन डर वाल्स फोर्सेस। अब हम इस तरफ में आते हैं और 4th टाइप ऑफ वैन डर वाल्स फोर्सेस की बात करते हैं, जिसका आपको पता है क्या नाम है, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन। डाइपोल induced dipole interaction, dipole induced dipole interaction। जरा देख ले, यहाँ पर हमारे पास एक तो होगा डाइपोल, जैसे कि HCl में लेता हूँ,
ये मेरे पास एक डाइपोल है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव पोल और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव पोल, और यहाँ एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, लेट्स सपोज मैं इसको H2 कह दूं। ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। अब ये क्या है? नॉन पोलर है। और ये क्या है? एक डाइपोल है। इसको आप पोलर भी कह सकते हैं, पोलर मॉलिक्यूल, लेकिन ये डाइपोल भी हम कहते हैं क्योंकि इसके ऊपर दो पोल्स है, नेगेटिव पोल और पॉजिटिव पोल। अब क्या होगा कि इस पार्शियल नेगेटिव पोल की तरफ क्योंकि ये थोड़ा सा नेगेटिव बिहेवियर शो करता है, तो इनके जो इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ पर, जो बीच में, बिल्कुल इनके बीच में थे, वो क्या हो जाएंगे? इनके नेगेटिव कैरेक्टर की वजह से ये इस हाइड्रोजन की तरफ रिपेल हो जाएंगे, तो ये इसके पास जाएंगे, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन करीब आ जाएंगे, तो इस वजह से इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। तो ये पहले तो नॉन पोलर था, लेकिन अब क्या बन चुका है? अब क्या बन चुका है? डाइपोल बन चुका है। और जो पहले नॉन पोलर होता है लेकिन किसी की वजह से डाइपोल बन जाता है, तो फिर उसको हम क्या कहते हैं? इंड्यूस्ड डाइपोल कहते हैं। अब ये हमारे पास क्या बन गया? एक इंड्यूस्ड डाइपोल बन गया। अब ये हमारे पास क्या बन चुका है? एक इंड्यूस्ड डाइपोल। पहले ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल था, लेकिन इस डाइपोल की वजह से ये इंड्यूस होकर डाइपोल बन गया। तो अब इस डाइपोल और इस इंड्यूस्ड डाइपोल के बीच जब अट्रैक्शन क्रिएट होगा, इस अट्रैक्शन को हम कहेंगे डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन। क्लियर है? ये एक पोलर मॉलिक्यूल था और ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल था, इसको हमने डाइपोल कह दिया। इस डाइपोल की वजह से ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल डाइपोल बन गया, तो इसको हमने कहा कि ये इंड्यूस्ड डाइपोल है। फिर इस डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल के बीच जब अट्रैक्शन क्रिएट हुआ, तो इस अट्रैक्शन को हमने क्या कहा? कि डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन। क्लियर है? एक हमारे पास फिफ्थ टाइप है अट्रैक्शन का, वन डर वाल फोर्सेस का, जिसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस dipole induced dipole interaction। इंस्टेंटेनियस dipole induced dipole interaction। ये क्या होता है? यहाँ पर दोनों नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं। एक भी नॉन पोलर होता है, जैसे कि हमारे पास हाइड्रोजन गैस होता है, लेकिन हाइड्रोजन गैस को जब हम सिलेंडर में रखते हैं तो वो क्या बन जाता है? लिक्विड बन जाता है। यानी ज्यादा प्रेशर की वजह से वो क्या बन जाते हैं? लिक्विड की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। और लिक्विड कब बनता है? जब मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्लोज आते हैं। और मॉलिक्यूल कब क्लोज आते हैं? जब इनके बीच अट्रैक्शन क्रिएट होता है। तो H2 और H2 तो दोनों नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, इनके बीच अट्रैक्शन कहाँ से क्रिएट हो रहा है? तो इसको स्टडी करने के लिए जब वन डर वाल्स ने देखा, तो उन्होंने कहा कि इनके बीच एक इंस्टेंटेनियस डाइपोल फोर्स क्रिएट हो रहा है। कौन सा फोर्स? इंस्टेंटेनियस डाइपोल। और वो किस तरह बन रहा है? इन्होंने हमें समझा दिया है कि यहाँ पर मैं शो कर रहा हूँ कि लेट्स सपोज हमारे पास एक H2 का मॉलिक्यूल है। ये एक H2 का मॉलिक्यूल है और H2 आपको पता है एक हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, और दूसरे हाइड्रोजन में भी एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। तो मैं कहता कि इनके दो प्रोटॉन यहाँ पर है और इनके जो दो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर है। इसी तरह मेरे पास एक और H2 का मॉलिक्यूल है, इनके जो दो प्रोटॉन है वो यहाँ पर है और जो दो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर है। अब क्या हो रहा है कि ये मॉलिक्यूल तो मूवमेंट में होते हैं अपनी, यानी मॉलिक्यूल स्पीड मूवमेंट भी करते हैं अराउंड द एक्सिस और अराउंड द सेंटर एटम, यानी एक रिवोल्यूशनरी मूवमेंट भी करता है, स्पिनिंग मूवमेंट करता है। तो ये जब अपनी सेंटर के इर्द गिर्द घूमेगा, तो लेट्स सपोज इस मॉलिक्यूल ने क्या किया, ये जब इस तरह इनके इलेक्ट्रॉन आ गए, इनके इलेक्ट्रॉन जब इस तरह आ गए, यानी ये इलेक्ट्रॉन इधर आ पहुंचे और प्रोटॉन यहाँ पर थे, तो इन्होंने क्या किया? इन इलेक्ट्रॉनों को, अच्छा ये इधर आ गए और लेट सपोज ये मॉलिक्यूल इस तरह घूम रहा था, इन मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन इस तरह घूम रहे थे, तो इनके प्रोटॉन इधर और इलेक्ट्रॉन इधर आ गए। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन थे वो इधर आ गए और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन थे वो इस तरफ आ गए। अब इलेक्ट्रॉन, आपको पता है कि मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? मूवमेंट करते हैं अराउंड द सेंटर, अराउंड द न्यूक्लियस। तो वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, ये वाले भी न्यूक्लियस के इर्द घूम रहे हैं। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन थे वो लेट सपोज इधर आ गए और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन थे वो लेट सपोज इधर आ गए। जब इन इलेक्ट्रॉन ने इस प्रोटॉन को देखा, अब ये इतनी दूर तो नहीं है, तो हम इस तरह दिखाते हैं, काफी कम डिस्टेंस होता है। जब इन इलेक्ट्रॉन ने इस प्रोटॉन को देखा, तो ये इसकी तरफ क्या हो गए? इस प्रोटॉन की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हुए। और जब ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए, तो हमारे इस मॉलिक्यूल का शेप कुछ इस तरह बन गया। इस मॉलिक्यूल का शेप कुछ इस तरह बन गया, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इधर आना शुरू हुए, तो ये प्रोटॉन पीछे रह गए। ये प्रोटॉन पीछे रह गए और इलेक्ट्रॉन इस प्रोटॉन को देखते हुए इस प्रोटॉन के लिए इधर आ गए और यहाँ पर ये प्रोटॉन इनको नजर आ रहा था, इस वजह से ये इनके पास आ गए। तो इस वजह से, यानी ये इसको देखते हुए जब इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ मुतवज्जे हुए, यानी इनका फोकस इधर आ गया, तो इस मॉलिक्यूल का शेप कुछ इस तरह बन गया। अब जरा देख ले, मैं इस एरिया को क्या कहता हूँ कि ये हमारे पास थोड़ा इस मॉलिक्यूल का पॉजिटिव एरिया है
और ये वाला एरिया क्या है, नेगेटिव एरिया है। तो इस मॉलिक्यूल के इस तरफ में लिख सकता हूँ कि पार्शियल पॉजिटिव, और इस मॉलिक्यूल के इस तरफ में लिख सकता हूँ कि पार्शियल नेगेटिव। तो ये मॉलिक्यूल मेरे पास है, एक डाइपोल तो बन गया, लेकिन ये डाइपोल जो होता है ये एक वक्त के लिए होता है, क्योंकि अब थोड़ी देर बाद इस इलेक्ट्रॉन ने इधर भी जाना है, फिर ये वाला डाइपोल मोमेंट इसका, डाइपोल नेचर इसका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। एक वक्त के लिए इंस्टेंटेनियस डाइपोल ये मॉलिक्यूल बन गया, और जब ये एक वक्त के लिए इंस्टेंटेनियस बन गया, तो यहाँ पर जब दूसरा मॉलिक्यूल इसको नजर आ रहा था और इसके इलेक्ट्रॉन लेट सपोज यहाँ पर थे, तो इन्होंने जब देखा कि ये वाला डाइपोल मॉलिक्यूल है, तो इसके अगर यहाँ पर इनके प्रोटॉन है, यहाँ पर जरा देख लें, मैं इसको एक और मॉलिक्यूल के साथ भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। जरा देख लें, इस मॉलिक्यूल के प्रोटॉन इस तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे और इस मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन इस तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो जरा देखिए इस मॉलिक्यूल का शेप किस तरह हो जाएगा। अब ये तो हमारे पास इंस्टेंटेनियस डाइपोल है, इसको हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस डाइपोल, जो कि एक वक्त के लिए इंस्टेंटेनियस डाइपोल बन चुका है। अब इसकी वजह से दूसरे मॉलिक्यूल ने कौन सा शेप इख्तियार कर दिया, इनकी तरफ दूसरे मॉलिक्यूल के प्रोटॉन इधर की तरफ अट्रैक्ट हुए, और इस इलेक्ट्रॉन की वजह से जो इस मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन थे वो रिपेल होकर इस तरफ आ गए। तो ये भी क्या बन गया, एक डाइपोल बन गया। और ये डाइपोल किस वजह से बन गया, इस इंस्टेंटेनियस डाइपोल की वजह से। तो इस डाइपोल को हम कहेंगे इंड्यूस्ड डाइपोल। ये वाला जो है ये हमारे पास इंड्यूस्ड डाइपोल है, ये पहले डाइपोल नहीं था, लेकिन इस इंस्टेंटेनियस डाइपोल ने इसको डाइपोल बना दिया, तो इसको हम कहेंगे इंड्यूस्ड डाइपोल। और फिर इस मॉलिक्यूल के क्या हो जाएंगे, इस मॉलिक्यूल के पॉजिटिव चार्ज इधर रिपेल होकर और नेगेटिव चार्ज इधर अट्रैक्ट होकर, तो इसका भी क्या बनेगा, शेप कुछ इस तरह बन जाएगा कि इनके प्रोटॉन इधर आ जाएंगे और इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, तो इनके ऊपर पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पार्शियल पॉजिटिव। तो ये भी हमारे पास क्या बन गया, इंड्यूस्ड डाइपोल, क्योंकि पहले तो डाइपोल नहीं था, अब ये डाइपोल बन चुका है। सो दिस इज इंड्यूस्ड डाइपोल। तो जरा देख ले, यहाँ पर भी अट्रैक्शन क्रिएट होगा, यहाँ पर भी अट्रैक्शन क्रिएट होगा, और यहाँ पर भी अट्रैक्शन क्रिएट होगा, यानी इस इलेक्ट्रॉन के और इसके प्रोटॉन के बीच क्या होगा, अट्रैक्शन क्रिएट होगा, इसके इलेक्ट्रॉन इसके प्रोटॉन के बीच अट्रैक्शन क्रिएट होगा। तो इस अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, instantaneous dipole, induced dipole, instantaneous dipole and induced dipole interaction। कि ये जो attraction है, ये interaction है, this is between instantaneous dipole and induced dipole। तो इस वजह से हम इस attraction को क्या कहते हैं, instantaneous dipole induced dipole attraction। और हमारे बुक्स जो है वो इसको क्या कहते हैं, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस भी कहते हैं, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, लंदन बुक बोर्ड ऑफ पेशावर टेक्स्ट बुक बोर्ड जो है हमारे पास, वो इसको क्या कहते हैं, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। तो ये हमारे पास वंडरवाल फोर्सेस के 5 टाइप्स हो गए। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो 5 टाइप्स है, एक है हमारे पास आयन डाइपोल इंटरेक्शन, एक है हमारे पास डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, एक है हमारे पास आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, और चौथा डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, और पांचवा इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। इनका एक ऑर्डर है, यानी इनमें कोई स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ इंटरेक्शन या कोई वीक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है। तो आप लोगों ने नंबर तो लिखे होंगे हर एक फोर्स के साथ, तो मैं इसका ऑर्डर आपको बता दूं कि यहाँ जो इसका ऑर्डर है, हमारे पास जो पहला वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, यानी आयन डाइपोल इंटरेक्शन, वो ग्रेटर होता है दूसरे इंटरेक्शन से, दूसरे वंडरवाल फोर्स इंटरेक्शन से, यानी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से, और इसका स्ट्रेंथ या स्ट्रॉन्गनेस ग्रेटर होता है आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन से। और इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है वो ग्रेटर होता है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन से, और इसका जो स्ट्रेंथ होता है वो ग्रेटर होता है इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन से। तो ये है हमारे पास वंडरवाल फोर्सेस का ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ। क्लियर है, ये हो गए हमारे पास वंडरवाल फोर्सेस। अब वंडरवाल फोर्सेस के लिए हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल से हम उसको देखते हैं, या क्वेश्चंस आप समझ लें। मेरे पास एक क्वेश्चन है, जरा देख ले। एक क्वेश्चन है हमारे पास नंबर 1 के एक जोड़ा है हमारे पास ब्रोमीन नेगेटिव के और HCl के बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है हमारे पास फ्लोरीन नेगेटिव के और N2 के बीच, और एक का जो जोड़ा है वो हमारे पास है Cl2 और Cl2 के बीच। अब वो पूछता है, इसके साथ जो क्वेश्चन है वो कहता है कि अरेंज देम in order of strength of van der Waals forces, in order of strength of van der Waals forces। अब इसको आप किस तरह अरेंज कर सकते हैं, जरा देख ले। ये वाला जो है
ये आयन है और ये डाइपोल है, सो दिस इज आयन डाइपोल इंटरेक्शन। ये वाला क्या है, ये जो है ये आयन और ये नॉन पोलर है, सो ये इनके बीच जो अट्रैक्शन होगा इसको हम क्या कहेंगे, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। और ये वाला क्या होगा, इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। तो इसका यहाँ पर जो नाम है वो 2 है। 2 जो है वो हमारे पास क्या होता है, सॉरी ये 3 वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, 3 वाला आयन इंड्यूस्ड, नहीं ये सेकंड वाला है, नहीं फर्स्ट वन है ये आयन डाइपोल इंटरेक्शन। तो ये हमारे पास फर्स्ट वन इंटरेक्शन है वैन डेर वाल्स फोर्सेस से। और ये वाला कौन सा है, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, ये थर्ड वन है। ये कौन सा वाला है, थर्ड वन, ये थर्ड वन है। और ये वाला जो है ये फिफ्थ वन है, इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। आप लोग देख सकते हैं हमारे पास ऑर्डर क्या है, 1 इज ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 3, ग्रेटर देन 4, ग्रेटर देन 5। तो हमारे पास ए का स्ट्रेंथ जो है वो ग्रेटर होगा बी के स्ट्रेंथ से, और बी का स्ट्रेंथ जो है वो ग्रेटर होगा सी के स्ट्रेंथ से। तो ये हो गए हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। क्लियर है? मैं जरा वीडियो की लेंथ को चेक करूं और राइटिंग के भी चेक करो। यहाँ यार मचल आज बहुत ज़्यादा आ चुके हैं तो आपको मसला हो। अच्छा, इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन हल करने की कोशिश करते हैं। इसके साथ हम हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्या है कि एक जो पेयर है वो हाइड्रोजन आयोडाइड और हाइड्रोजन आयोडाइड के बीच है। दूसरा जो पेयर है या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ब्रोमीन नेगेटिव और हाइड्रोजन गैस के बीच है। तीसरा जो पेयर है हमारे पास वो HCl और H2 के बीच है। अब ये इसके लिए भी सेम क्वेश्चन है कि अरेंज देम इन ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ। तो जरा देख लो, ये हमारे पास डाइपोल है और ये भी डाइपोल है। तो ये हो गई डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। और एक होता है आयन डाइपोल इंटरेक्शन, ये है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो ये सेकंड नंबर ऑफ इंटरेक्शन है। ये क्या है, एक आयन है और ये क्या है, एक नॉन पोलर है। सो दिस इज आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। ये नॉन पोलर और ये एक आयन है। सो इसको हम क्या कहते हैं, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। और ये किस में आता है, थर्ड कैटेगरी में आता है। आप जरा चेक कर सकते हैं, आपने लिखा होगा। ये वाला जो है ये क्या है, HCl क्या होता है, पोलर, और ये नॉन पोलर होता है। तो पोलर नॉन पोलर के बीच होता है, ये डाइपोल है। तो इसमें इसको डाइपोल बना दिया होगा। तो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन ये फोर्थ कैटेगरी में आता है। आप लोग चेक कर सकते हैं। आपको पता है कि 2 इज ग्रेटर देन 3 इज ग्रेटर देन 4। तो हमारे पास ऑर्डर क्या हो जाएगा, A विल बी ग्रेटर देन B विल बी ग्रेटर देन C। तो ये हमारे पास इसके लिए आंसर हो गए। एक और क्वेश्चन है यहाँ, ये क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा काम आएंगे और इसके साथ आपकी कंसेप्ट भी क्लियर होती जाएगी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के साथ, जिसमें आपने वैन डेर वाल्स फोर्सेस को शुरू किया है। और ये हम वैन डेर वाल्स फोर्सेस के को ही पढ़ रहे हैं, अभी हमने हाइड्रोजन बांटना शुरू नहीं किया है। क्लियर है? मैं इसको भी मिटा दूं क्योंकि हमें जगह मिल जाएगा। अब जरा देख ले, आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 वो क्या है, F2। एक है F2 के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन BCl2 CBr2 और DI2 के बीच इंटरेक्शन। अब इसके लिए भी क्या है, क्या आप लोग क्या करें, इसकी इक्वेशन क्या है, बिल्कुल यही कि इनके बीच वैन डेर वाल्स फोर्सेस की स्ट्रेंथ आप बता दें, इन वैन डेर वाल्स फोर्सेस के ऑर्डर में इसको अरेंज करें। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में हर बार आपको क्वेश्चन इस तरह नहीं दिया गया होगा कि F2 लिखा गया होगा, Cl2 लिखा गया होगा, Br2 और I2। यहाँ पर आपको सिंपल इस तरह भी दे सकता है। तो यहाँ से आपने खुद ये देखना है कि F2 गैस जो होता है, अगर आपके पास फ्लोरीन गैस, तो इसका मतलब है कि सारे फ्लोरीन गैस और क्लोरीन गैस के बीच अट्रैक्शन होगा, क्लोरीन क्लोरीन गैस के बीच अट्रैक्शन होगा, ब्रोमीन ब्रोमीन गैस के बीच अट्रैक्शन होगा, I2 आयोडीन आयोडीन गैस के बीच अट्रैक्शन होगा। यानी यहाँ पर फ्लोरीन गैस का दूसरे फ्लोरीन गैस के साथ क्या होगा, इंटरेक्शन होगा। और ये आपको पता है कि ये भी नॉन पोलर है और ये भी नॉन पोलर है। तो इसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन जो फिफ्थ टाइप है हमारे पास, ये फिफ्थ टाइप वाला वैन डेर वाल्स फोर्सेस है। इसी तरह ये देख ले, Cl2 और Cl2 नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच जो इंटरेक्शन होगा इसको भी हम यही 5 इंटरेक्शन कहते हैं। इसी तरह Br2 और Br2 में भी हमारे पास ये इंटरेक्शन होगा। Br2 और Br2 के बीच 5 टाइप अट्रैक्शन वैन डेर वाल्स फोर्सेस का जो फिफ्थ टाइप्स है। और इसी तरह आयोडीन और आयोडीन के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, वो कौन सा होगा, यही फिफ्थ टाइप वाली, यानी इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। अब जरा देख ले, इंटरेक्शन तो सब में सेम है। फिफ्थ टाइप वाला इंटरेक्शन यानी इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, इसको हम किस तरह अरेंज कर सकते हैं इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ में।
तो जब इस तरह का केस आ जाए तो आप ज़रा चेक करें कि आपके पास जो वंडर वाल फोर्सेस होती हैं, वो इनवर्सली रिलेटेड होती है इनवर्सली या डायरेक्टली रिलेटेड होती है इसके एटॉमिक साइज के। एटॉमिक साइज या एटॉमिक साइज सॉरी एटॉमिक या मॉलिक्यूलर वेट के। एटॉमिक या मॉलिक्यूलर वेट के ये डायरेक्टली रिलेशनशिप में होते हैं। वन der Waals इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक या मॉलिक्यूलर वेट। तो जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा उसके वन der Waals फोर्सेस क्या होंगे, स्ट्रांग होंगे। जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा इसके वन der Waals फोर्सेस क्या होंगे, वीक होंगे। तो हम देख सकते हैं कि आयोडीन जो है वो काफी बड़ा मॉलिक्यूल है, इसका मास काफी ज्यादा होता है। तो यहाँ हम ये अरेंज कर सकते हैं कि डी का जो वन der Waals फोर्सेस होगा वो ग्रेटर होगा सी से, क्योंकि फिर जो बड़ा मॉलिक्यूल है ज्यादा मास के साथ वो ब्रोमीन है। आप लोग पीरियोडिक टेबल में इसका मास चेक कर सकते हैं। तो आप मुझे भी बता सकते हैं कि आयोडीन का मास कितना है, ब्रोमीन का मास कितना है, क्लोरीन का, फ्लोरीन का। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आयोडीन का मास सबसे ज्यादा है, तो इस वजह से इनका वन der Waals फोर्सेस भी सबसे ज्यादा होंगे। फिर ब्रोमीन का और फिर क्लोरीन का, यानी यहाँ पर डी ग्रेटर होगी सी से और सी ग्रेटर होगी बी से और बी ग्रेटर होगी ए से। तो ये हो गए हमारे पास ऑर्डर। और यहाँ से आपको एक और बात भी मैं बता दूं कि आपको बताया होगा कि हमारे पास पीरियोडिक टेबल में एक ऐसा ग्रुप है जो मैटर के तीनों स्टेट को एग्जिस्ट कर सकता है, यानी लिक्विड भी, गैस भी और सॉलिड भी। और वो कौन सा ग्रुप है, हेलोजन फैमिली, जिसमें कौन कौन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। तो जरा देख ले, आपको पता होगा कि आयोडीन जो होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, आयोडीन वो सॉलिड हालत में एग्जिस्ट करती है। और ब्रोमीन जो है वो किस हालत में एग्जिस्ट करती है, लिक्विड हालत में एग्जिस्ट करती है। और क्लोरीन गैस एंड F2 गैस जो होती है वो गैस की हालत में एग्जिस्ट करती है नेचुरली एट रूम टेम्परेचर। तो ये सॉलिड हालत में क्यों है, क्योंकि इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सब में क्या है, ज्यादा है, वो सबसे ज्यादा है। फिर ब्रोमीन थोड़ा सा इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहे हैं वन der Waals फोर्सेस वो थोड़ी वीक हो रहे हैं, इस वजह से ये लिक्विड की कैटेगरी में आता है। और क्लोरीन और फ्लोरीन गैस में दो वन der Waals फोर्सेस काफी वीक है, इस वजह से ये किस हालत में होती है, गैस में होते हैं। आपको पता है कि गैस के मॉलिक्यूल के बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है, काफी वीक होता है, ये नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो यहाँ से ये बात भी हमें मालूम होती है कि आयोडीन सॉलिड हालत में क्यों होता है, ब्रोमीन लिक्विड हालत में क्यों होता है, फ्लोरीन और फ्लोरीन गैस की हालत में क्यों होती है। तो यहाँ से हमें ऑर्डर मिल गया कि डी जो है, डी इज ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन ए। ये हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। इसके साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 वो ये है कि आपको एक दिया गया है नॉर्मल पेंटेन, एक नॉर्मल पेंटेन दिया गया है और एक दी गई है आइसोपेंटेन और एक दिया गया है नियोपेंटेन। और पूछा गया है कि इसको वन der Waals फोर्सेस के ऑर्डर में अरेंज करें कि किस में सबसे ज्यादा वन der Waals फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं और किस में कम। तो ये सारे एक मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ये भी नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर है। तो सब में आयन इंड्यूस्ड डिपोल इंटरेक्शन होगा। इसमें भी एक नॉर्मल पेंटेन और दूसरे नॉर्मल पेंटेन में भी आयन इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डिपोल इंड्यूस्ड डिपोल इंटरेक्शन होगा। आइसोपेंटेन और दूसरे आइसोपेंटेन में भी इंस्टेंटेनियस डिपोल इंड्यूस्ड डिपोल इंटरेक्शन होगा। नियोपेंटेन और दूसरे नियोपेंटेन में भी इंस्टेंटेनियस डिपोल इंड्यूस्ड डिपोल इंटरेक्शन होगा। इंटरेक्शन सब में सेम है, लेकिन यहाँ पर आपको पता है कि नॉर्मल पेंटेन जो होता है हमारे पास किस हालत में होती है, इसी तरह स्ट्रेट चेन में, कोई ब्रांच इसमें नहीं होता। 1 2 3 4। तो ये हो गई हमारे पास नॉर्मल पेंटेन। ये क्या है, नॉर्मल पेंटेन हाइड्रोजन आप खुद अरेंज करें, एक कार्बन 4 बॉन्ड बना सकते हैं। तो ये हो गए हमारे पास नॉर्मल पेंटेन। एक होता है हमारे पास आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन क्या होता है, सेकंड लास्ट कार्बन से जब एक ब्रांच निकल जाए इसको हम कहते हैं आइसो अल्केन। और ये इसमें चूंकि 5 कार्बन है तो इस वजह से हम इसको कहते हैं आइसोपेंटेन। ये क्या हो गई, आइसोपेंटेन। अभी तो अपने नोमेनक्लेचर पढ़ लिया होगा। और सी जो है हमारे पास वो क्या है, नियोपेंटेन। नियोपेंटेन क्या होता है, जब सेकंड लास्ट कार्बन से दो ब्रांच निकलते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, नियोपेंटेन, नियो अल्केन। लेकिन इस अल्केन में चूंकि 5 कार्बन है तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, नियोपेंटेन। अब एक नियोपेंटेन और दूसरे नियोपेंटेन के बीच इसी तरह आइसोपेंटेन और नॉर्मल पेंटेन, इन सब में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन वन der Waals फोर्सेस तो सेम है, फिफ्थ टाइप ऑफ इंटरेक्शन इनमें मौजूद है सब में। लेकिन इसको हमने अरेंज करना है वन der Waals फोर्सेस में कि इनमें से कौन किस वाले में सबसे ज्यादा वन der Waals फोर्सेस होंगे। तो यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता दूं कि वन der Waals फोर्सेस जो होते हैं, वन der Waals फोर्सेस वो क्या होते हैं
यहाँ पर मेरे पास मैंने एक लाइन लिखा था कि वंडर वाल फोर्सेज जो होते हैं वो सरफेस एरिया के डायरेक्टली रिलेशनशिप में होते हैं। सरफेस एरिया जिसका ज्यादा हो उसमें वंडर वाल फोर्सेज क्या होंगे, ज्यादा होंगे। अब इस तरह का केस आ जाए हमारे पास। अच्छा, यहाँ पर तो हमारे पास सब में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन सेम था, यानी फिफ्थ टाइप ऑफ इंटरेक्शन था। लेकिन यहाँ पर और मॉलिक्यूल सारे सबका सरफेस एरिया भी सेम था, लेकिन एक का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा था, दूसरे का कम था, तीसरे का इससे कम था, चौथे का इससे भी ज्यादा कम था। तो यहाँ पर हमने वंडर वाल फोर्सेस को ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट अरेंज कर दिया। यहाँ पर तो सबका मॉलिक्यूलर वेट सेम है। नॉर्मल पेंटेन में अगर आप देखें तो यहाँ पर भी हमारे पास इसका भी फार्मूला क्या है, C5H12, और इसका भी फार्मूला क्या है, C5H12। इसी तरह इसका भी फार्मूला क्या है, C5H12। अगर मॉलिक्यूलर वेट देखो तो वो सबका सेम है। तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट से भी बात निकलती है। यहाँ हम किसकी तरफ आते हैं, सरफेस एरिया की तरफ। और आपको पता है कि वंडर वाल फोर्सेस का सरफेस एरिया के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो हमारे पास जो सबसे सरफेस एरिया ज्यादा है वो किस में है, ए में। जरा देख लें यहाँ पर सारे कार्बन की सरफेस एरिया क्या है, एक्सपोज है एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट को। यहाँ पर इस कार्बन की सरफेस एरिया बहुत कम हो रही है, और यहाँ पर इस कार्बन की सरफेस एरिया बहुत ही ज्यादा कम हो रही है। यानी इस मॉलिक्यूल की सरफेस एरिया सबसे कम है और इस मॉलिक्यूल की सरफेस एरिया सबसे ज्यादा है। तो van der Waals forces of A will be greater than van der Waals forces of B will be greater than van der Waals forces of C। तो ये हो गई हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन का आंसर। इसी तरह हमारे पास एक और क्वेश्चन है, मैं इसको मिटा दूं। आज लेक्चर थोड़ा लेंथी हो जाएगा, लेकिन आप लोगों ने बर्दाश्त करना है, क्योंकि हमने अपने कोर्स को भी निकालना है। आप लोग बार बार कहते हैं कि सर अपलोड ऑन द लेक्चर्स, तो ऑन लेक्चर्स हम अपलोड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन टाइम भी देखना पड़ता है और साथ साथ में हम लेक्चर को तैयार भी करते हैं, तो थोड़ा टाइम लगता है। इस वजह से हम थोड़ी डिले हो रहे हैं। एक और क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5। नंबर ए हमारे पास फ्लोरीन गैस, बी है हमारे पास क्लोरीन, सी है हमारे पास ब्रोमीन, और डी है हमारे पास आयोडीन गैस। और पूछा गया है कि इनको अरेंज कर दे इन ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, कि सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है और सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका है। अरेंज देम इन ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि वंडर वाल फोर्सेज जो होते हैं, वंडर वाल फोर्सेज इट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट, यानी जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होंगे उनका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होंगे उनका बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। तो यहाँ से पहले इससे पहले क्वेश्चन में आपने ये देखा था कि आयोडीन का जिनका मोलिकुलर वेट ज्यादा है, यहाँ से आपको ये भी पता चल चुका था कि वंडर वाल फोर्सेज इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर मास या एटॉमिक वेट या मोलिकुलर वेट, एटॉमिक या मोलिकुलर वेट या मास जिसको आप कहते हैं। तो यहाँ से आपको ये पता चल चुका था कि वंडर वाल फोर्सेस ऑफ आयोडीन इज ग्रेटर देन ब्रोमीन व्हिच इज ग्रेटर देन क्लोरीन व्हिच इज ग्रेटर देन फ्लोरीन। और यहाँ से भी आपको पता चलेगा कि जिसका वंडर वाल फोर्स ज्यादा है इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डी इज ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन बी is greater than A, यानी boiling point of iodine is greater than boiling point of bromine, which is greater than chlorine, which is greater than fluorine। तो ये हो गए हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। बस एक ये करते और एक लास्ट वन 7 क्वेश्चन करेंगे, फिर इंशाल्लाह लेक्चर को खत्म करेंगे। आपके पास एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके पास एक है हाइड्रोजन क्लोराइड, और एक है आपके पास HCl, और एक है हाइड्रोजन ब्रोमाइड, और एक है हाइड्रोजन आयोडाइड। अब ये इसके लिए क्वेश्चन क्या है कि अरेंज देम इन ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, अरेंज देम इन ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर में इसको अरेंज करें। तो जरा देख लें, अगर मैं कह दूं हाइड्रोजन आयोडाइड ये एक पोलर मॉलिक्यूल है, और इसका मतलब है कि यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाइड्रोजन आयोडाइड और हाइड्रोजन आयोडाइड के बीच होंगे, यानी HI और HI के बीच इंटरेक्शन होंगे। ये एक पोलर मॉलिक्यूल है, क्लियर है। तो इनके बीच अट्रैक्शन होगा, ये भी डाइपोल है, ये भी डाइपोल है, तो इनके बीच अट्रैक्शन होगा, क्या होगा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। और ये सेकंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ये क्या है, सेकंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वंडर वाल फोर्सेस में से। इसी तरह हाइड्रोजन ब्रोमाइड में भी क्या होगा, यही डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। HCl में भी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। इसी तरह आपको ये भी लगेगा कि हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है ये भी पोलर है। अगर आप लोग देख लें हाइड्रोजन फ्लोराइड, तो ये एक पोलर मॉलिक्यूल है। इसी तरह इसका बॉन्ड होता है दूसरे हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ, इसको हम
इसको भी हम डिपोल डिपोल इंटरेक्शन कह सकते हैं। तो आप लोग ऑर्डर को किस तरह अरेंज करेंगे कि सब में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम है, इसमें भी डिपोल डिपोल इंटरेक्शन, इसमें भी डिपोल डिपोल, इसमें भी डिपोल डिपोल, इसमें भी डिपोल डिपोल, इसमें भी डिपोल डिपोल। तो आप आएँगे मॉलिक्यूलर वेट की तरफ और मॉलिक्यूलर वेट जिसमें आयोडीन है उसका ज़्यादा होगा, फिर ब्रोमीन का, फिर क्लोरीन का, फिर फ्लोरीन का। तो आप कहेंगे कि van der Waals forces of hydrogen iodide is greater than hydrogen bromide, which is greater than hydrogen chloride, which is greater than hydrogen fluoride। और फिर आप कहेंगे कि boiling point of hydrogen iodide is greater than hydrogen bromide, which is greater than hydrogen chloride, which is greater than hydrogen fluoride। तो आप क्या करेंगे, एक छोटी सी मिस्टेक करेंगे और वो ये है कि van der Waals forces of hydrogen fluoride is greater than hydrogen iodide is greater than hydrogen uh, bromide, which is greater than hydrogen chloride। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि इन तीनों में हमारे पास van der Waals फोर्सेस होते हैं इन तीनों में। और यहाँ पर सॉरी मैंने गलत लिख दिया, इन तीनों में यानी HCl, HBr और HI हाइड्रोजन आयोडाइड में इसमें van der Waals फोर्स होता है। और van der Waals फोर्सेस का कौन सा फोर्स है? डिपोल डिपोल इंटरेक्शन। लेकिन हाइड्रोजन फ्लोराइड में ये जो इंटरेक्शन है इसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड। और आपको पता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्गर देन ऑल दी van der Waals फोर्सेस। तो यहाँ पर इसमें van der Waals फोर्सेस में से हम मॉलिक्यूलर वेट के थ्रू इनको समझेंगे। मॉलिक्यूलर वेट के मुताबिक van der Waals फोर्सेस ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड इज ग्रेटर देन हाइड्रोजन ब्रोमाइड इज ग्रेटर देन हाइड्रोजन क्लोराइड। लेकिन हाइड्रोजन क्लोराइड में तो हाइड्रोजन बॉन्ड आता है, तो सबसे ज्यादा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे वो हाइड्रोजन क्लोराइड में। और फिर van der Waals फोर्सेस ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड इज ग्रेटर देन हाइड्रोजन ब्रोमाइड इज ग्रेटर देन हाइड्रोजन आयोडाइड। तो बॉइलिंग पॉइंट भी हमारे पास हाइड्रोजन क्लोराइड का क्या हो जाएगा? ग्रेटर हो जाएगा हाइड्रोजन आयोडाइड से, इज ग्रेटर देन हाइड्रोजन ब्रोमाइड विच इज ग्रेटर देन हाइड्रोजन क्लोराइड। इन तीनों में हमारे पास डिपोल डिपोल इंटरेक्शन है। इसमें क्या है? डिपोल डिपोल इंटरेक्शन। तो इस वजह से हमने इसको मॉलिक्यूलर वेट के मुताबिक देखा, मॉलिक्यूलर वेट के मुताबिक हमने डिसीजन ले ली। लेकिन इसमें जो है, इसमें हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड है और हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्गर देन ऑल दी van der Waals फोर्सेस। तो ये हो गए हमारे पास 6 क्वेश्चन की आंसर। इसी तरह एक 7 क्वेश्चन है और मैं ये आप लोगों पर छोड़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास एक है H2O, दूसरा है हमारे पास H2S और तीसरा है हमारे पास हाइड्रोजन सल्फर सेलेनियम H2Se और डी है आपके पास H2Te। इनके बीच ऑरेंज जैसा एक और मॉलिक्यूल के बीच, इनके बीच ऑरेंज जैसा एक और मॉलिक्यूल, इनके बीच ऑरेंज जैसा एक और मॉलिक्यूल और इस तरह वाटर वाटर के बीच। पहले आप लोगों ने इंटरेक्शन मालूम करना है कि इन सब में कौन कौन सा इंटरेक्शन है। ये सारे पोलर मॉलिक्यूल हैं, ये भी पोलर है, ये भी पोलर है, ये भी पोलर है, ये भी पोलर है। लेकिन इनमें एक मॉलिक्यूल जो है, इनकी पोलरिटी इन सबसे क्या है? डिफरेंट है, सिर्फ एक मॉलिक्यूल। तो आप लोगों ने फिर इसमें भी इस तरह देखना है कि van der Waals फोर्सेस, अच्छा इनको आपने अरेंज करना है van der Waals फोर्सेस में। इसको सिर्फ अरेंज करें van der Waals फोर्सेस में कि किसका van der Waals फोर्स या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसका सबसे ज्यादा होगा। और फिर अगर आप अरेंज करना चाहते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट में भी अरेंज करें, फिर van der Waals फोर्स चेक करें इनके लिए और फिर बॉइलिंग पॉइंट। और मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर दे। अगर नहीं आया आंसर तो फिर मुझे बता दे, तो फिर मैं नेक्स्ट क्लास में इसका आंसर दूंगा आप लोगों को। अच्छा, तो इसके साथ हम अपने लेक्चर का करते स्टॉप और आप लोगों से दुआ की अपील करते हैं कि आप लोग हमारे लिए अपने दुआ में, आप लोग हमें अपनी दुआ में याद रखें और हम इंशाल्लाह आपको अपनी दुआ में याद रखेंगे। और साथ साथ में अपनी मेहनत जारी रखें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।